सभी का स्वागत है एक और नए चैप्टर में। अध्याय 9 हम पढ़ेंगे। टॉपिक है शीतोष्ण घास स्थल एवं जीवन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के चैप्टर में। नए लोगों को बता दूं, यह JCERT क्लास 7 का बुक है। अगर आपको भी पढ़ना है लाइन बाय लाइन तो आप चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। झारखंड के सभी एग्जामों में झारखंड के स्कूल में जो बुक चल रहा है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए झारखंड का जो बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो जाता है। JCERT का जो बुक है बहुत इम्पोर्टेंट है झारखंड के लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन प्रदेशों के पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। नया डिफिनेशन मिला है हम लोग को, क्या? जिन प्रदेश के पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे हम घास स्थल कहते हैं। घास स्थल हम किसको बोलेंगे? जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में घास मिले हमको, उसी को घास स्थल बोलेंगे। तो ये हो गया घास स्थल। घास स्थल के विकास में जलवायु एवं मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है? घास वहीं पर विकसित होंगे जहां का जलवायु कैसा होगा? थोड़ा ठंडा होगा, इसके अनुकूल होगा, और जहां पर उपयुक्त मिट्टी भी मिले घास के लिए, वहीं पर जो है सो घास स्थल विकसित हो पाएगा। सोचिए, जलवायु है, पूरे बर्फ पड़ रहे हैं हर समय, या फिर ऐसा जलवायु उस जगह का हम चर्चा करें जहाँ पे 12 महीना गर्मी पड़ रहा है, तो क्या वहाँ घास विकसित हो पाएगा? तो बहुत कम मात्रा में हो पाएगा। मिट्टी जो है चट्टानी मिट्टी है, बलुआई मिट्टी है, रेगिस्तान वाला मिट्टी है, क्या वहां पर घास निकल पाएंगे? तो नहीं निकल पाएंगे। हाँ, होना पूरा छोटा सा निकलने को हम घास मैदान नहीं बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो जलवायु और मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर क्यों? कि हमने पढ़ा है जलवायु कम से कम 30 साल का औसत मौसम होता है। 30 साल का जो मौसम का हम औसत निकालें तो उसी को हम जलवायु बोलते हैं। अब अगर यहाँ हम बोल दें कि मौसम के आधार पर विश्व के घास स्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मौसम हर दिन हर घंटे बदलते रहते हैं। इसीलिए जो है जलवायु के आधार पर कौन कौन से है? एक है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं दूसरा है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। अब शीतोष्ण प्रदेश किसको बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी तुरंत कुछ समय में। अब है उत्तरी अमेरिका का पेरियरी तथा अफ्रीका का वेल्स प्रसिद्ध घास शीतोष्ण घास मैदान है। कौन कौन सा? उत्तरी अमेरिका का जो है पेरियरी और अफ्रीका का वेल्ड जो है वो प्रसिद्ध शीतोष्ण घास स्थल है। आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर है पेरियरी घास स्थल, और इधर देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए वेल्स अफ्रीका में दिख रहा है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, उसी तरह देखिए यहाँ पर भी है, दक्षिण अमेरिका में पंपास है। हर जगह घास के स्थल आपको दिख रहे होंगे। लेकिन आप लोग देखिए, कहीं घास स्थल जो है इस क्षेत्र में आपको दिख रहा है क्या? ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन के बीच में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जीरो लाइन है, इक्वेटर है। और हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में ही कि इक्वेटर के अगल बगल में जो है सो 12 महीना क्या होता है? गर्मी बहुत मात्रा में होता है। यहाँ पर देखिए, अब कहाँ पे, इस फिगर में देखने का प्रयास कीजिए। हम लोग को पता है कि अर्थ जो है 23 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, इसीलिए ये किस तरह से, यहाँ पर देखिए इक्वेटर बन रहा है। अब सन का लाइट जिसमें पड़ेगा, सन का लाइट पड़ेगा इक्वेटर पर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ता है। यहाँ पर देखिए इक्वेटर पर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर घास का मैदान, घास तो उपजते हैं लेकिन मैदान नहीं बन पाते गर्मी के कारण। तो कहाँ पे होते हैं? तो देखिए इधर होता है, ये वाला क्षेत्र देखो, यहाँ पर ये वाला जो है घास के अनुकूल क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र घास के अनुकूल क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता और ज्यादा ठंड भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहता है।
इसलिए घास का मैदान यहीं पे उपजते हैं। अब इधर है, अब यहाँ देखेंगे आप, ये उत्तरी दक्षिणी, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है सो ये ध्रुव पर है यानी पोल पर है, तो यहाँ हर समय बर्फ ही रहते हैं, तो यहाँ घास या तो कोई जीव जंतु के रहने की जो है उम्मीद ही बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर, आप फिगर में आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला यहाँ देख के समझ में आ गया। घास के मैदान कहाँ पर है, देखिए ये वाला जो है इधर और इधर नहीं के बराबर है। ये कहाँ पर है, देखिए बीच में ही घास के मैदान अधिकतर है। देखिए यहाँ पर बीच में ही घास के मैदान अधिकतर मात्रा में आपको दिखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पेरियरी कहते हैं। शीतोष्ण, देखिए यहाँ पे एक नया शब्द जो आ रहा है, शीतोष्ण घास, क्या होता है समझिए। ये यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 12 महीना ही जो है गर्मी पड़ता है हर समय, इसीलिए इसका नाम क्या है, उष्ण है। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। देखिए ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, ये क्षेत्र, उसको हम क्या बोलेंगे, कटिबंध बोलेंगे, कटिबंध बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, इसीलिए उसका नाम उष्ण बोले हुए हैं। यहाँ पे देखिए उष्ण है लेकिन समशीतोष्ण है, कम थोड़ा सा यानी थोड़ा ठंडा भी यहाँ पर है, लेकिन ये उष्ण नहीं, ये उत्तरी है, उत्तरी, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर देखिए दक्षिणी है, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा गर्मी पड़ता है लेकिन ठंड भी पड़ता है, यानी शीत रहता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध हो गया। दक्षिणी शीत, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, यहाँ पे बर्फ जमे होते हैं दोनों साइड, इसीलिए क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। अब यहाँ पर क्या है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल यानी कहाँ पर होगा, ये वाला क्षेत्र में होगा, उत्तरी में है तो इधर वाला क्षेत्र में। कटिबंध को पेरियरी कहते हैं, याद रखेंगे क्या कहते हैं हम, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम पेरियरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में यह प्रदेश पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक के मध्य फैला हुआ है। इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित हैं। देखिए इस क्षेत्र में ये पेरियरी वाला जो घास मैदान आपको दिख रहा है, ये पेरियरी का जो घास का मैदान आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पर है, ये अमेरिका में भी है और कनाडा में है, यानी संयुक्त रूप से दोनों में यह फैला हुआ है मैदान। ठीक है, दोनों में फैला हुआ है। यह घास का विशाल क्षेत्र है जिसमें बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं, अधिकांश भागों में पेरियरी वृक्ष रहित है। ठीक है, परंतु निचले मैदान के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। ये बहुत विशाल घास का मैदान है, यहाँ पेरियरी वृक्ष रहित है, इसलिए इसका नाम ही पेरियरी पड़ा हुआ है। उसके अगल बगल नदी घाटी में वन भी पाए जाते हैं। यहाँ 2 मीटर तक ऊंचे घास पाए जाते हैं। अब 2 मीटर तक ऊंचे घास अगर पाए जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जीव जंतु जो यहाँ पर मिलेंगे आपको वो बहुत ज्यादा विकसित होंगे, अभी पशुपालन जो है बहुत ज्यादा विकसित होगा, यहाँ पर घास खाते हैं तो बहुत ज्यादा विकसित होगा। पेरियरी शब्द का उत्पन्न लैटिन भाषा के शब्द प्रिस्टा से हुई है, इसका अर्थ है साइल है। अब जलवायु पे चर्चा करेंगे हम लोग, कहाँ पर, उसी क्षेत्र का। महासागरों से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। महासागर से दूर यह महाद्वीप जो है, कहा महासागर से दूर ये आंतरिक भाग में है, महाद्वीप के बीच में है, इसलिए यहाँ का जलवायु कैसा होता है, अर्ध शुष्क होता है, यानी थोड़ा सा गर्म और ठंडा रहता है। पेरियरी का अक्षांश विस्तार 20 डिग्री से अधिक है, इस कारण इसके दक्षिणी भाग का तापमान अधिक एवं उत्तरी भाग का तापमान कम होता है। यहाँ पर समझिए पेरियरी भाग का, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, देखिए ये वाला 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इधर अगर आप जाएंगे तो ये वाला जो है आपको 23.5 डिग्री का मिलेगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बोला गया है कि ये वाला जो देखिए यहाँ का जो विस्तार है, ये वाला जो दिख रहा है, ये करीब 20 डिग्री का क्षेत्र में फैला हुआ है। ये वाला जो चौड़ाई 20 डिग्री का है, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये 20 डिग्री का फैला हुआ है। अब इतना डिग्री का फैले होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है सूर्य का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नजदीक है। लेकिन ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, ठंड पड़ता है। यही बोला गया है, फिर से समझिए इसको, बोला गया है
पेरियरी का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री से अधिक है। इस कारण इसके दक्षिणी भाग में तापमान अधिक एवं उत्तरी भाग में तापमान कम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दक्षिणी भाग में तापमान अधिक होगा, लेकिन उत्तरी भाग में तापमान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि 20 डिग्री तक ये फैला हुआ है। देखिए आगे, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु में, जिसमें गर्मी पड़ता है उस समय भी यहाँ पर। और शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान -20 डिग्री होता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की मोटी परत से ढक जाती है। देखिए पूरी तरह से नहीं ढकेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र, ये वाला उत्तर वाला, चलो इतना क्षेत्र जो है कनाडा वाला जो क्षेत्र है वो क्या होगा, बर्फ से ढक जाएगा, लेकिन फिर भी घास के मैदान आपको दिखेंगे ही। यहाँ वार्षिक वर्षा अनिश्चित, अनियमित अथवा अल्प मात्रा में होती है। अगर वर्षा नहीं भी होती है तो बर्फ पिघल करके पानी जो है भरपूर मात्रा में मिल जाता है। कम वर्षा तथा अधिक तापमान यहाँ घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी गिरिपाद में शीत ऋतु में चिनूक नामक गर्म हवाएं चलती है। याद रखेंगे, रॉकी पर्वत कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। इसके नीचे जो है गिरिपाद, यानी नीचे शीत ऋतु में चिनूक नामक एक गर्म हवा चलती है शीत ऋतु में, जो तापमान में वृद्धि करती है। ठंडा के दिन में भी चिनूक हवा जो चलती है, जो तापमान में वृद्धि करती है। इन हवाओं के चलने से बर्फ पिघल जाती है। इस कारण यह हिम बच्छनी या बर्फ खाने वाली हवा के नाम से जाना जाता है। ये चिनूक हवा चलने के कारण तापमान जो है उस जगह का वायुमंडल का बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण बर्फ जो है पिघलने लगते हैं, और पिघल करके घास के मैदान में पानी जो है भरपूर मात्रा में मिल जाता है। इसीलिए चिनूक जो हवा है उसको हम क्या बोलते हैं, हिम बच्छनी, यानी बर्फ को खाने वाला, इसको हम बोलते हैं। अब है वनस्पति एवं वन्य जीवन, समझते हैं इसको। पेरियरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। ये पेरियरी मैदान जो है वो पेड़ विहीन है, यहाँ ज्यादा पेड़ नहीं है। वर्षा की न्यूनता के कारण इस प्रदेश में वनों के स्थान पर घास उगती है। घास की ऊंचाई एवं उसकी सघनता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। घास कितना ऊंचा होगा, कितना छोटा होगा, कितना घना होगा, यह वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर वर्षा ज्यादा हो गया तो घास ज्यादा घना हो जाएगा, अगर वर्षा कम हुआ तो घास ज्यादा घना नहीं हो पाएगा। पूर्वी भागों में अधिक वर्षा के कारण सघन एवं ऊंची घास, जबकि पश्चिमी भागों में कम वर्षा के कारण छोटी एवं विरल घास मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब देखने में आपको पता चलेगा ये वाला जो घास का मैदान है बहुत विशाल है। इंडिया का क्षेत्रफल इतना बड़ा है ये। तो क्या बोल रहा है कि पूर्वी भाग में क्या होता है, पानी गिरने के कारण यहाँ पर घास जो है लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन पश्चिमी भाग में क्या होता है, घास थोड़ा छोटे रह जाते हैं। विरल घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है, छोटा घास मिल जाता है। नदी घाटियों में जहाँ जल उपलब्ध है वहां वृक्ष के रूप में बिल्लो, आल्डर तथा पॉपुलर नामक वृक्ष उगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये घास का मैदान है तो वहां नदी नहीं होगा, तो घास का मैदान जो है ये घास का मैदान है, इसके बगल से जो नदियां बह रही है यहाँ पर आपको वृक्ष देखने को मिलती है। वही है, किनारे में क्या होता है, वृक्ष देखने को मिल जाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, नदी के किनारे मिट्टी उपजाऊ होती ही है, जहाँ पर गेहूं, मक्का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये सभी चीजें जो है ठंडा दिनों में जो हम लोग उपजाते हैं वो सारा चीज। इसके अतिरिक्त आलू, सोयाबीन, कपास उगाई जाती है। ये सभी चीजें ठंडा में ही उगाया जाता है। देख लीजिए आप, रबी फसल सभी है। उसके बाद पेरियरी प्रदेश में दूध एवं मांस प्रदान करने वाली गाय तथा ऊन एवं मांस प्रदान करने वाले भेड़ पाली जाती है। क्यों? क्योंकि घास यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये सब जो है पशुपालन होता ही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 90% अंगोरा बकरी यहीं पाई जाती है। अब याद रखेंगे, अंगोरा बकरी कहाँ मिलता है, तो यूएसए में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, जिसमें से 90% जो है पेरियरी घास के मैदान में ही पाया जाता है। गायों को पालने के लिए विशाल मवेशी फार्म होते हैं, जिसे हम रेंच कहते हैं। कि क्या कहते हैं हम? रेंच कहते हैं गायों को पालने के लिए। अब मैदान बहुत बड़ा है, तो जो गाय हम पशु पालन कर रहे हैं, जरूर वो क्या होगा, कहीं दूर भटक ना जाए चरते हुए, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एक विशाल फार्म बनाते हैं। घास चरने के बाद फिर से उसको जो है एक जगह जमा करके हम लोग रख देते हैं गायों को। अब कुछ महत्वपूर्ण घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल, उस पर चर्चा करते हैं। उत्तरी अमेरिका का अभी हम लोगों ने पेरियरी पढ़ा हुआ है। उरेशिया, उरेशिया यानी यूरोप, और जो एशिया में फैला हुआ है, रूस के क्षेत्र में फैला हुआ है, वो स्टेपी है। ये रूस, अमेरिका, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान वगैरह क्षेत्रों में ये फैला हुआ है।
यहाँ पर बहुत ज्यादा गेहूं उपजता है। न्यूजीलैंड में जो है कैंटबरी है, दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्स है, हंगरी में पुस्तेज है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अमेरिका में पंपास है। ये शीतोष्ण घास स्थल है। अब गाय जो हम पालते हैं फार्म का नाम रेंच होता है, याद रखेंगे। इसकी देखभाल करने वाले को हम काउ बॉयज कहते हैं। काउ बॉयज किसको बोलेंगे? जो गाय का देखभाल करते हैं उसको काउ बॉयज हम कहते हैं। इन प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों में बाइसन, ये अमेरिकी भैंस, खरगोश, कायोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता है। इन क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? भैंस, खरगोश, ये सब जो घास वगैरह जो खाते हैं वो ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए, प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं काटते हुए कृषि अंतर, प्रेयरी क्षेत्र में खेती भी होता है क्योंकि गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु यहाँ पे मिलता है, तो इसीलिए गेहूं का उपज भी वहां पर होता है। निवासी कौन हो गए यहाँ का? तो इस प्रदेश के लोग काफी परिश्रमी होते हैं। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा यहीं स्थित है। दोनों कृषि के वैज्ञानिक विधियां, आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर एवं कंबाइनर के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है फसल उपजाने के लिए उपयुक्त जमीन मिल रहा है, मौसम मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ा खाद्य उत्पादक बन गया है। इसके अलावा याद रखेंगे, गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण पेरियरी को गेहूं की टोकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गेहूं की टोकरी, पेरियरी घास मैदान को हम कहते हैं। अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है का निवास स्थान पेरियरी है। ये लोग यहाँ का वास्तविक निवासी है। पेरियरी का वास्तविक निवासी जो है वो रेड इंडियन कहलाते हैं, वो अमेरिकी मूल के निवासी हैं। अब देखिए, दूध उत्पादन एवं अन्य प्रमुख उद्योग हैं, क्योंकि घास का मैदान है तो गाय हम पाल रहे हैं, भैंस पाला जा रहा है, तो दूध तो उत्पादन होगा ही। इसके अलावा देखिए, उन्नत नस्ल की गाय और उपयुक्त जलवायु यहाँ डेयरी उद्योग को बढ़ावा देती है। उपयुक्त जलवायु और हम लोग और गाय का जो है उपयुक्त ज्यादा दूध देने वाला नस्ल वहां पे पाले जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है? डेयरी उद्योग यानी दूध के उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थ के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहरों की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। बोला गया यहाँ कोयला और लोहा खनिज पदार्थ का विशाल भंडार भी है, जिसके कारण यहाँ पे रेल सेवाएं शुरू हो गई है और सड़क सेवाएं शुरू हो गई है, इसलिए विश्व का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बन गया है। अब हम बात करेंगे वेल्स का। वेल्स घास का मैदान का हम लोग बात करेंगे। ये देखिए वेल्स है, कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को हम वेल्स कहते हैं। यह नाम दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशक बनने से पहले डच आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। अब वेल्स नाम कौन दिया था? तो जिसमें ये दक्षिण अफ्रीका अमेरिकों का अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना था, उसमें जो है डच आदिवासियों के द्वारा यह नाम दिया गया था। अब दक्षिण अफ्रीका में यह ड्रैकोन्स वर्ग पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ड्रैकोन्स वर्ग पर्वत जो है यहाँ पर है, जिसके पश्चिम में यह घास का मैदान स्थित है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप काफी सकरा हो जाता है। देखिए, यहाँ पे सकरा हो जाता है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप इधर विशाल में फैला हुआ है, यहाँ पर आकर के सकरा हो जाता है। यह प्रदेश मूलतः उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। इसके पश्चिम दिशा में कालाहारी मरुस्थल भी है। किधर? पश्चिम साइड में कालाहारी मरुस्थल भी है। ऑरेंज एवं लिम्पो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को भी सिंचित करती हैं। कौन कौन सा? ऑरेंज एवं लिम्पो नदी जो है बड़ा नदी, उसका जो सहायक नदियां हैं वो जो है इसको क्या करते हैं? सिंचित करते हैं, यानी सिंचते हैं। देखिए, वेल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्स को ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी, यह बोला गया है, चर्चा करते हैं बाद में। जलवायु देखिए, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्स की जलवायु नम होती है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण क्या होता है? वेल्स की जलवायु नम होती है, और ये हिंद महासागर के नजदीक में है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कब? शीत ऋतु में। जलवायु सर्वाधिक ठंडा महीना जुलाई सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। कहाँ पर? यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के ये दक्षिण अफ्रीका में ग्रीष्म ऋतु छोटी एवं गर्म रहती है। यहाँ पे बहुत छोटा मात्रा में ग्रीष्म ऋतु रहता है। यहाँ वर्षा
नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्म काल में होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग वर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। जहां हम लोग का 45 डिग्री सेल्सियस जाता है, वहीं पर ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण अफ्रीका में तापमान कितना जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब आगे है वनस्पति एवं वन्य प्राणी। यहाँ की वनस्पति विरल होती है, अधिकतर भागों में घास ही घास है। लाल घास जो है वेल्स की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मरोला के वृक्ष वेल्स प्रदेश में देखे जाते हैं। यहाँ के प्रमुख जानवर में शेर है, तेंदुआ है, चीता एवं कुंडू भी है। यहाँ पर जो है क्या है, झाड़ियां होने के कारण, ऊंचे ऊंचे घास होने के कारण क्या है, शेर, तेंदुआ, चीता वगैरह भी पनपते हैं, क्योंकि ये घास खाने के लिए जो है शाकाहारी जानवर का विकास हुआ है। अब शाकाहारी अगर जानवर की अधिकता है तो उसके लिए मांसाहारी जानवर भी यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। अब यहाँ के निवासी कौन होंगे, तो देखिए वेल्स प्रदेश में वर्षा कम एवं परिवर्तनशील होती है, जिसके कारण यहाँ घास के मैदानों का विकास हुआ है। पशु चारण एवं कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में विकसित हुई है। क्या है, वेल्स प्रदेश में जो है वर्षा बहुत कम होती है एवं परिवर्तनशील है, जिस कारण यहाँ का घास का मैदान जो है विकसित हुआ है। घास के मैदान के जैसा अगर जलवायु मिल रहा है तो घास का मैदान विकसित होगा ही। यहाँ पे पशु चारण एवं कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में विकसित हुई है। मैदान है तो यहाँ पे कृषि भी खुद ब खुद उत्पन्न होगा ही, लोग आएंगे ही यहाँ पे रहने के लिए और कृषि करेंगे। और घास है तो पशुचारण भी, पशुपालन होगा ही। ये अधिक जनसंख्या का आश्रय नहीं दे सकती, यही कारण है यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर जनसंख्या कम है। वेल्स की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, गेहूं, ज्वार, आलू इत्यादि है। मैंने बताया कि ये सभी फसल जो है रबी फसल है, ठंड के दिनों वाला फसल है। यहाँ का मैदान भाग जो है सो ठंडा का ही रहता है। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उपजाई जाती है। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है, लेकिन मांस के लिए भी पाली जाती है भेड़। यहाँ पर घास है तो ये सभी जानवर यहाँ पे रहेंगे ही। देखो मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। याद रखेंगे मेरिनो भेड़ की एक प्रजाति है। दूध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मक्खन, चीज जैसे दुग्ध उत्पादों का घरेलू उपयोग एवं निर्यात किया जाता है। यहाँ पे दूध उत्पादन होता है, जहाँ घरेलू उपयोग भी करते हैं और लोगों को बेचते भी हैं। वेल्ड प्रदेश खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। सोना और हीरा का खनन इस प्रदेश के लोगों के मुख्य व्यवसाय है। सोना और हीरा का खनन यहाँ पे होता है। याद रखेंगे जोहान्सबर्ग की विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। इसी तरह किम्बरेले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जिन स्थानों पर लोहा और कोयला उपलब्ध है, वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। कोयला होने के कारण लोहा इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है। जोहान्सबर्ग को हम स्वर्ण राजधानी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सोना बहुत ज्यादा मिलता है। उसी तरह किम्बरेले को हम हीरे की खान की मतलब के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संपदा की उपलब्धता के कारण ही इस प्रयोग में यातायात की सुविकसित व्यवस्था हुई है। आप देखेंगे जहाँ पे खनिज पदार्थ ज्यादा मिलते हैं, वहां से खनिज पदार्थ को दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सड़क का मार्ग जो है विकसित करते हैं, रेल मार्ग विकसित करते हैं। उसी तरह यहाँ भी रेल मार्ग का या तो सड़क मार्ग का विकास हुआ है। तो शीतोष्ण घास स्थल में जीवन जो है सिर्फ इतना ही है। बाकी के शीतोष्ण घास स्थल अभी आपके क्लास में नहीं पढ़ना है। हमने किसके बारे में पढ़ा, पेरियारी और वेल्स के बारे में पढ़ा। हो सकता है ये बड़े घास के मैदान है इसीलिए, और स्टेपी भी एक बड़े घास के मैदान है जो अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, हो सकता है आगे की कक्षा में आप लोग को पढ़ना है। तो उम्मीद है आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और फिर से मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।